नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालियों की वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 24 दिसंबर से जारी डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल को 39 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, जिसके चलते डीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर है। अभ्यर्थियों ने हर तरह का प्रदर्शन कर लिया, यहां तक कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही और ना ही बातचीत के लिए कोई पहल की जा रही है। वहीं अब प्रदेश में मिड डे मील के रसोइयों ने भी प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दी है। प्रदेश भर के करीब 86,000 मिड डे मील रसोइयों की हड़ताल चल रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए ठंड और मौसम की मार से बचने के लिए ना तो पर्याप्त तंबू हैं और ना ही पर्याप्त कंबल और ना ही पक्की छत की व्यवस्था है। लेकिन हालात में सैकड़ों की संख्या में महिला रसोइयों के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नवा रायपुर अटल नगर के तूता धरना स्थल पर हजारों मध्याह्न भोजन रसोइया 29 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर महिला है। प्रदर्शनकारी अपनी दैनिक मजदूरी 66 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए से अधिक करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कोई इनकी सुन क्यों नहीं रहा है। ना कोई अधिकारी इनके पास पहुंच रहा है, ना कोई कर्मचारी पहुंच रहा है, न सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंच रहा है। इनसे संवाद स्थापित करने के लिए, समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास, कोई पहल तक नहीं की जा रही है। और इन सब के बीच संवेदनशीलता का सवाल यह है कि इस ठंड में खुले आसमान के नीचे इनको हड़ताल करने के लिए छोड़ दिया गया है। अल्टरनेटिव स्टार्ट किया, उसके बाद हमने मुंडन कार्यक्रम किया, कैंडल मार्च दिए, भिखारी भी बने अपने नियुक्ति के लिए। और अभी अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि या तो नियुक्ति या तो मृत्यु। हमने पहले बार शिक्षा मंत्री यहाँ घेराव किए तो हमें खदेड़ के निकाल दिया गया, और अभी हम जब कल गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शिक्षा मंत्री खुद मिलना चाहते हैं। तहसीलदार खुद बोले कि शिक्षा मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं। 4 बजे हम अपार्टमेंट मिला, हम लोग गए थे, वहाँ से आश्वासन भी मिला शिक्षा मंत्री कि हम आपके पक्ष में हैं और 100% आपका काम होगा, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और है जो कैबिनेट में मीटिंग में जब होगा तब आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कार्य हो रहा है, थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा तो नीतिगत तरीके से होगा, तो हम उसके ऊपर मान के जब तक हमें ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखाई देता एजुकेशन पोर्टल पे तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोली कि आप जो है बीएड वालों को बाहर कीजिए, आप डीएड वालों को लीजिए। तो वहाँ पे इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे बीएड वालों का समायोजन कर दिया, वहाँ पे हम डीएड वालों को नियुक्ति नहीं दिए। मामला यहीं पर फंसा है। उसके बाद में सरकार बोलती है कि समय सीमा समाप्त हो गई है। तो आप एक बार बताइए कि 1 साल में 8 बार 10 बार अगर कंटेम्प्ट की सुनवाई होगा तो क्या समय सीमा समाप्त नहीं होगा? विभाग बोलती कि समय सीमा समाप्त हो गई है। इसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है? भाई सब चीज़ क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब चीज़ क्लियर है, तो आदेश क्यों नहीं करी? क्या चाह रही है वही जाने सर सरकार। हमारे लिए तो अब मुश्किल घड़ी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी है। छोटे बच्चे को लेके इतने दिन बाहर है, घर में भी बहुत कुछ हो रहा है, उधर जाने का भी है, तो क्या करें सर बताइए? कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोग को। तो आदेश को क्यों लटका के रखिए, क्यों नहीं देना चाहती है भाई? हमारे लिए जो पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित कर रखा है उसको कहाँ छुपा के रख दी है, बताइए? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मंत्री के पास हम जाते हैं तो मंत्री लोग बोलते हैं विभाग के पास जाइए करके, और विभाग वालों के पास जाते हैं, डीपीआई जाते हैं, तुम लोग बोलते हैं कि मंत्रियों के पास जाइए सर। और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी ये सरकार नहीं सुन रही है हमारी बातें को। और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हमें मतलब एक आम आदमी को जेल हो जाती है। लेकिन अगर सरकार ना सुने तो उनका क्या सर, जब वही खुद अपना आदेश का पालन नहीं करिए। दूसरी मांग है हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, और तीसरी मांग है हमें जो स्कूल में बच्चों की दर संख्या का काम होने पर जो रसोइयों को निकाला जाता है उसको रोक लगाया जाए। यही है तो हमारी जो प्रमुख मांग है, हमें कलेक्टर दर दिया जाए। और हम लोग यहाँ आज 32 दिन हो गए, बीच में हमारे जो 2 दीदी यहाँ बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई है। तो उसके मृत्यु का जो हुआ सहरे को लेते हुए हमारा जब तक कलेक्टर दर मांग नहीं देते हैं सरकार, तब तक हम लोग टस से मस यहाँ से नहीं करेंगे। अब हमारी जो हर दिन की जो दिनचर्या है, काम है स्कूल का, वो मिनिमम 5 से 6 घंटा बीत जाता है, ताकि हम सुबह की काम और कर दूसरे काम नहीं कर पाते हैं, न शाम की दूसरे जगह की काम हम नहीं कर पाते। पूरी हमारा टाइम 6 घंटा तक स्कूल में हम समय देते हैं, और उसमें एक दिन का जो मजदूरी मिलता है मात्र 66 रुपया है, और मासिक मिलता है तो मात्र 2000 मिलता है।
तो उसी को लेकर आज हम रायपुर के इस तूता मैदान में हम डटे हुए हैं और सरकार से निवेदन प्रार्थना करते करते आज 32 दिन हुआ है, लेकिन आज तक सरकार हमारे मांगों पर सुनाई नहीं। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। नीलू ओंगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रसोइया कर्मचारी संघ की हैं। इसके अलावा शैलेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लीडर हैं, धरना दे रहे डीएड अभ्यर्थियों के। KS चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चौहान साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। मैं समाधान पर कोई सवाल अभी नहीं करूंगा, सियासत पर कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरा सवाल संवेदनशीलता पर है। चौहान साहब, 1 जनवरी को डिप्टी सीएम ने कहा था कि सरकार इन सभी लोगों को लेकर संवेदनशील है। सर, संवेदनशीलता यह है कि महीने भर से इनसे कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, कोई अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा, कोई मंत्री इनके पास नहीं पहुंचा, सरकार इनकी सुन नहीं रही है, यह संवेदनशीलता है सर? मंत्री जी से मिला भी, ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, चर्चा हुई है। और संवाद जो है वो समाधान है, न कि जो हड़ताल है वो समाधान। मेन बात ये है नहीं कि जो मांगे सब बात कहां हुआ? धरना स्थल पर वो कह रहे हैं कि हम गए अपनी बात रखने के लिए, हमारे पास कोई नहीं आया हमारे सुनने के लिए, और संवाद के लिए गया कौन? संवाद, मुझे बस आपसे एक बात ये जाननी है, ये सारे जो लोग यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपराधी और आतंकवादी तो है नहीं सर? क्या चला जाता अगर शिक्षा मंत्री यहां पर चले जाते इनसे बातचीत करने के लिए? क्या चला जाता अगर शिक्षा सचिव यहां पर चले जाते बातचीत करने के लिए? या फिर सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी जाती कि इनकी मांगे नैतिक हैं, उस पर विचार कर रहे हैं? महोदय, सबसे पहली बात यह है कि बात की गई है, वहां पर हमारे अधिकारी गए थे और उनको समय भी दिया गया, और वो इनका डेलीगेट्स मिलने भी गया था, और उनको आश्वस्त भी किया गया कि जो हर संभव चीजें हो सकती हैं वो हम करेंगे। लेकिन कुछ वित्तीय समाधान भी होते हैं, कुछ वित्तीय चीजें भी होती हैं। जो 40,000 करोड़ का 90,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर लाद दिया गया छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्ज, जो 7,000 से 8,000 रुपए हम सिर्फ क्या पटाते हैं, तो ये इंटरेस्ट पटाते हैं, और उसके बाद 1800 से 2,000 करोड़ रुपए आज के डेट में मिड डे मील में लग रहा है। चौहान साहब, माफ करिएगा, हम यहाँ अर्थशास्त्र पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया था कि ये लोग 38-39 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इनसे संवाद का क्या प्रयास किया गया, कौन सा अधिकारी गया, अभी मैं उनसे सवाल कर लूंगा। दूसरी बात, आप लोग कोर्ट के आदेशों की अवमानना क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कोर्ट में दलील दी क्या कि हम ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं, हम नहीं नियुक्ति दे सकते इनको, हम इनको सैलरी नहीं दे सकते? आपने कोर्ट में यही कहा क्या? सुन लीजिए, क्या कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी तनख्वाह ये बढ़ के बढ़ा के 80 हो जानी चाहिए? और क्या कोर्ट ने क्या कहा? चौहान साहब, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने, सुनिए पहले, कोर्ट ने फिर से मेरिट के आधार पर लिस्ट बनाने के लिए कहा आपको? क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आंसर सुनना चाहते हैं? अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा आप बता दीजिए। हाँ, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? क्या कहा? आदेश दिया है कि 400 रुपए कर दिया जाए 66 रुपए से। क्या किया है? सुनिए बाप, अगर किया है तो हम पूरा करेंगे। अरे आप डिरेल हो गए, आप चले गए रसोइयों पर, मैं अभी डीएड अभ्यर्थियों पर चर्चा कर रहा था। चौहान साहब, दिक्कत यही है, आप लोग सही तरीके से सुन नहीं रहे हैं और यही कारण है कि समाधान निकल नहीं रहा है। आप रसोइयों पर चले गए, मैं डीएड अभ्यर्थियों पर सवाल कर रहा हूं। डीएड अभ्यर्थियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अपात्र उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को ठहरा दिया और कहा कि डीएड को नियुक्ति दी जाए। उसके बाद सवाल यह है कि अभी तक आपने काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई, 6वीं काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई गई, कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? मैंने सवाल आपसे ये किया था, आप रसोइयों पर चले गए। हमने तो समायोजन किया। अगर यही भूपेश सरकार होती तो समायोजन भी नहीं करती। इन्होंने गलत भर्तियां की, जिसका समायोजन हमने किया, उसके बाद भी भर्तियां चालू हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हो सकता है। सर, भर्तियां चालू होती तो लोगों को नियुक्ति मिलती ना। 2023 से मामला चलता आ रहा है, आज का मामला नहीं, कल का मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तब से ही मामला चलता आ रहा है। कब की? सर, 2023 से मामला चलता आ रहा है। और सुन लीजिए मेरी बात जी, बोलिए, बोलिए। जब से ये अविभाजित मध्य प्रदेश था तब से इनकी मांग है। 2000 से पहले की मांग है इनकी, ये आज की मांग नहीं है। सर, पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट में नहीं है ना। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता करती है ना। 6 गुना कौन सी मांगे पूरी की गई है? 6 गुना कौन सी वृद्धि कर दी गई है
इसमें चौहान साहब चिल्लाइए मत। ये बताइए, चिल्लाकर आप सवालों को दबा नहीं देंगे और दूसरा चिल्लाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा चौहान साहब। ठीक है, नीलू ओंगड़े, क्या संवाद की कोई कोशिश की गई? क्या कोई अधिकारी पहुंचा, कोई कर्मचारी पहुंचा, बातचीत की कोई कोशिश की गई? आपने रसोइयों पर सवाल किया था ना, मैं उनसे ही जवाब ले लेता हूं और उसके बाद आप सुन लीजिए कि वो क्या सवाल कर रही हैं। नीलू ओंगड़े जी। जो संगवारी हो आप मन आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो। 3-3 4-4 दिन हो गया आप मन हमला बातचीत के मौका मिलत हवे। कम से कम तूता मैदान में मतलब जाए बर तकलीफ होई तो आप मन के जरिए से आप मन ला कम से कम बातचीत मौका देवत हो, तो आपके चैनल में तहे दिल से धन्यवाद करूँ। मैं बताना चाहूँ तूता मैदान में एक ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं गए जो हमारे मन के हाल चाल पूछे। हाल चाल तो बहुत दूर की बात है, पानी के व्यवस्था से लेकर हर चीज में वहाँ तकलीफ है, ओला देखे भर भी नहीं पूछा थे। तो मन हाँ हमार मन के मांग के कहाँ हमार मन के सुधली का हमन हाँ छत्तीसगढ़ के एकर बहनी नोहन, एकर बेटी नोहन, एकर छत्तीसगढ़ के हमन वासी नोहन जो हमन ला इतना प्रताड़ित करत है, मन हाँ इतना हमार मन ला दुर्व्यवहार करत हवे। का तूता मैदान है इतना दूर चले गए हवे, जो आप मन के अधिकारी है वहां से ज्यादा नहीं है तूता मैदान से मंत्रालय में जो शिक्षा सचिव बैठे ओकर गाड़ी है यहाँ तक नहीं पहुंच पावत है तूता मैदान। ठीक है। मैं पूछना चाहूँ शिक्षा मंत्री के कितना दूर में चले गए हैं, वहां से मात्र तो 5 किलोमीटर की दूरी में है। 5 किलोमीटर में का आपके प्रदेश के ही तो हम मन छत्तीसगढ़िया बहनी हरन का हाल चाल पूछे पर आप मन नहीं आ सकत हो भैया हो। ठीक है नीलू ओंगड़े जी, आपकी बात को हमने सुना, हम आपके पास आएंगे। शैलेंद्र साहू जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने सुना के.एस. चौहान जी बोल रहे थे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री के तमाम जो डेलीगेट्स है, जो अधिकारी है, वो आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, आपसे मिले, आपसे उन्होंने बातचीत की है, समाधान करने की बात कही। मैं आपसे सर समझना चाहूंगी कौन सा अधिकारी आपके पास पहुंचा, कहां तक बातचीत पहुंच चुकी है, समाधान क्या निकल पाया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता है उन लोग को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ये भाजपा प्रवक्ता के.एस. चौहान जी बोल रहे हैं कि वहाँ जो शिक्षा जो DPI है, शिक्षा संचालनालय, वहां से अधिकारी लोग भेजा गया है। बिल्कुल भेजा गया था हमारे पास। जो शिक्षा मंत्री के निर्देश पे आए हुए थे वो 16 जनवरी की बात है मैम। 16 जनवरी के आए हुए थे हमारे अनशन को तोड़वाने के लिए कि शिक्षा मंत्री हमको पूर्ण आश्वासन के साथ 100% आश्वासन के बाद साथ भेजे हुए हैं कि आप लोग अनशन तोड़ दिए, आप लोग का काम हो रहा है। 21 जनवरी का कैबिनेट मीटिंग है, उसमें आप लोग का जो एजेंडा है उसको रखा जाए और आप लोग का जो भी मांगे उसको पूर्ण कर ली जाएगी करके। हम उस आस में अपना अनशन को शिथिलता बढ़ते हुए थे, लेकिन जो पूर्ण आश्वासन दिया गया था शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के द्वारा वो हम झुनझुना साबित हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन 21 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग हो, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो हम 22 जनवरी को ही माननीय कैबिनेट जो शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव जी उनके आवास गए हुए थे। वहां से हमको पुलिस द्वारा खदेड़ के भगाया गया। हम 2 बार मिल चुके हैं माननीय गजेंद्र यादव जी से, लेकिन वही आश्वासन पे आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमको समाधान चाहिए, नियुक्ति चाहिए। आश्वासन हमारे पास अब इतना कुछ गलत मांग रहे हैं क्या आप लोग जो मांग रहे हैं वो कुछ गलत मांग रहे हैं? आपकी मांग अनैतिक है क्या? क्यों नहीं सुना जा रहा है? जी, हमारी मांग एकदम न्यायोचित है सर, नैतिक मांग है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हमको अधिकार दिया है वही अधिकार मांग रहे हैं। हम ऐसा कोई खराब नहीं मांग रहे नौकरी दे दी जाए। हम जो न्यायोचित मांगे हैं वो हमारा अपना अधिकार है, उसी को हम मांग रहे हैं। ठीक है विनय शुक्ला जी, अगर इन लोगों की मांग नैतिक है, अनैतिक नहीं है, तो संवाद क्यों नहीं किया जा रहा है? और दूसरा सियासी सवाल है कि क्या आप लोग इनको बैक कर रहे हैं क्या? मतलब कोई सियासत हो रही है, इस वजह से सरकार को लग रहा है कि कांग्रेस का एजेंडा है, ये कांग्रेस पार्टी के उकसावे पर यहां पर आ गए आंदोलन करने के लिए और इनकी नहीं सुनी जा रही है? ऐसा तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को और मेरे साथी बैठे सभी को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा में नौटंकी की सरकार बन गई है, जिसका मुखिया ही झूठ बोलने में माहिर है। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तो झूठ से ही चालू करेंगे। देखिए, गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाकर, गरीब लोगों का हक छीनकर अगर आप अपने एसी कमरे में बैठे रहोगे, जो रसोइया बहनें वहां पे मैदान में डटी हुई हैं, जो डीएड के जो हमारे शिक्षक वहां डटे हुए हैं पिछले 39 दिन से ठंड में, इतने ठंड में, और सरकार को कुछ सूझ ही नहीं रही है। देखिए, सरकार के पास
उनको समाधान करने की कोई रास्ते ही नहीं है। उनको तो केवल ठगने का काम, झूठ बोलने का काम इन लोग के ऊपर कर रहे हैं। 1995 में जो रसोईया नियुक्त किए थे अपने गांव को, अब गांव के स्कूल के लिए, जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में उपस्थिति दर्ज हो और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, बच्चे अच्छे से पढ़े, देश के भविष्य बने, ऐसे योजनाओं को ये सरकार अगर ठीक से सुविधा नहीं दे पा रही है तो ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं। देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि जिनकी दरें 66 रुपया है, क्या आपके पार्टी के लोग 66 रुपया में काम कर सकते हैं क्या? इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। 400 रुपया मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो कलेक्टेड तक की रोटी है। आप 66 रुपया में अगर रसोई पका सकते हैं, बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं, तो आप ही कार्यकर्ता मिलजुल के समूह में रसोई का काम कर लीजिए। गुड। आप 66 रुपए दे के कौन सी बड़ी बात कर? ठीक है, अब मेरा सवाल के.एस. चौहान जी आपसे रहने वाला है। सर, आपने कहा कि हमारे तमाम जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा मंत्री के तमाम जो डेलीगेट्स हैं, वो पहुंचे और डीएड अभ्यर्थियों से बातचीत करते नजर आए, उनको आश्वासन भी देते नजर आए। लेकिन अभी हमने डीएड अभ्यर्थी से ही सुना कि आश्वासन तो दिया गया, लेकिन आश्वासन के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया। अब आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, प्रक्रिया में समय लगता है मोहतरमा, प्रक्रिया में समय लगता है सर। 2023 से कितना समय लग रहा है सर? 26 आ गया अब तो। देखिए, ऐसा है कि अभी साथी प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं वो ये बोल रहे थे कि आपके कार्यकर्ता को करना चाहिए, आपके 66 रुपए में ऐसा होता है क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ साथी प्रवक्ता से, क्या ये इनकी जो डिमांड है, हमारे रसोइया भाई बहनों की जो डिमांड है वो 3 दिसंबर 2024 के बाद की है, 3 दिसंबर 2023 के बाद की है कि पहले की है? मुझे पता था चौहान साहब आप इस लाइन पर आएंगे, मुझे मालूम था। देखिए, सुनिए चौहान साहब, 1 सेकंड चौहान साहब, नहीं, हमें राजनीति करनी नहीं है, हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी है। इसका मैं एक लाइन में आपको जवाब ये देता हूं। उनके कार्यकाल के दौरान की मांग थी, उन्होंने नहीं सुनी, वो सत्ता से बाहर चले गए साहब। सत्ता में आप हैं तो मौजूदा समय की बात करिए, और दोनों मुद्दों को हम अलग अलग अगर चर्चा करेंगे तो समझना आसान रहेगा। बीएड अभ्यर्थियों की बात हो रही है और रसोइयों की बात हो रही है। बीएड अभ्यर्थियों पर चौहान साहब, कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए केवल डीएड अभ्यर्थी पात्र हैं, तो सरकार पुनरीक्षित मेरिट सूची जारी कर नियुक्तियां क्यों नहीं दे रही है? एक सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आप फिर से नियुक्तियां निकालेंगे, 5000 नई नियुक्तियां निकालेंगे, पुराने वाले में मामला फंसा हुआ है, अभी पेच फंसा हुआ है, नया निकाल के फिर और उलझा देंगे, तो जो पुराना है पहले उसको तो सुलझा लीजिए ना चौहान साहब। नहीं, आप मेरे को ये बताइए कि ये जो नियुक्तियां हैं, जो डीएड और बीएड की जो नियुक्तियां फंसी हुई थी, वो तो हमने सुलझा दी। कहां सुलझाई? दूसरे पदों की जो नियुक्तियां हैं वो हम लोग करने लगे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2300 जो रिक्त पद हैं आप उसको भर ही नहीं रहे, आप नई नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। सुन लीजिए। सरकार में बैठे हुए प्रशासन और प्रशासन जो है वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना, कोई भी सरकार प्रशासन नहीं होता है कि पुरानी भर्तियां नहीं, माने कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो गैर जिम्मेदाराना है। आप बीच में बोलने ही नहीं देंगे। नहीं चौहान साहब, अरे आप ये कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करेंगे, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कोर्ट का आदेश क्या गैर जिम्मेदाराना है? चौहान साहब चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने गैर जिम्मेदार नहीं, चिल्लाइए मत ना, चिल्लाने से बीपी हाई होता है। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट का जो आदेश है गैर जिम्मेदाराना है, वो कोर्ट का जो आदेश है वो गैर जिम्मेदाराना है। क्या कोर्ट का जो आदेश है वो गैर जिम्मेदाराना है? बिल्कुल नहीं है कोर्ट का आदेश। तो फिर क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे? तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? प्रक्रिया में समय लग रहा है। प्रक्रिया साल भर हो गए सर, साल भर हो गए प्रक्रिया में समय लग रहा है, साल भर हो गए, आप नई नियुक्ति का झुनझुना दे रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि समय लग रहा है। नियुक्ति समाधान रहते हैं वहां पर, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर में सब कुछ। तो फिर काहे आश्वासन दे दिया कि कैबिनेट की बैठक में आप मुद्दा उठाएंगे? फिर काहे दे दिया आश्वासन की कैबिनेट की बैठक में आप मुद्दा उठाएंगे, समाधान निकालेंगे? शैलेंद्र साहू, साल भरी तो लगा है, साल भरी तो लगा है, 2-4 साल। चौहान साहब चिल्लाइए मत, चिल्लाना हमें भी आता है। हाँ, यहाँ कर अपना तर्क रखिए, चिल्लाने से समाधान नहीं निकलेगा और चिल्लाने से किसी की आवाज नहीं दब जाएगी, समझ रहे हैं आप? साल भर हो गया आदेश को, अभी तक आप उसकी नियुक्ति नहीं दे पाए हैं और आप नई नियुक्ति का झुनझुना पकड़ा रहे, ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पर।
और इनकी उम्र निकल जाएगी तो उसको क्या करेंगे आप? ये अगर ओवर एज हो जाएंगे उसको क्या करेंगे आप? शैलेंद्र साहू, ठीक है चौहान साहब, थोड़ा पानी पी लीजिए, धीरज रखिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, धीरज रखिए। जी सर। शैलेंद्र साहू 2-4 साल और वेट कर लीजिए, क्या चला जाएगा, समय लग रहा है, प्रक्रिया के तहत आपकी नियुक्ति होगी। चौहान साहब हड़बड़ी में नहीं, आप लोग हड़बड़ी में। इन लोग का ना मंशा वही है सर, युवाओं को परेशान करें। और जो के.एस. चौहान जी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम लोग बीएड वाले को समायोजन किए करके, उस निर्णय का हम लोग, उस पहल का हम बहुत प्रशंसा करते हैं सर। वो भी हमारे बड़े भाई बहन है, उन लोग का भी भविष्य तय कर दिया गया है और समायोजन करके। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों किया गया है? जिनके लिए पद खाली किया गया है उनको अभी तक पद दिया नहीं गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाने के लिए बोला गया उसको हटा करके समायोजन कर दिया, लेकिन हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम उसके बच्चे नहीं है? क्या हम छत्तीसगढ़ के नहीं है? क्या 2300 पद रिक्त हैं उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? जी सर, जितने बीएड वाले निकले हैं उसको कम से कम तो इन लोग फुलफिल करते सर। जो 2621 बीएड को निकाला गया उसमें सिर्फ 1299 लोग को ही नियुक्ति दिया गया, उसमें 1316 पद रिक्त है। इसके अलावा 984 पद ऐसा जिसमें काउंसलिंग ही नहीं हुआ था। जी मैं कुछ बोलना चाहती थी। ये लोग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सर। आएंगे नीलू जी, आपके पास भी आएंगे। चौहान जी से पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। जी बोलिए सर। देखिए मोहतरमा, सबसे मेन बात यह है कि प्रक्रिया में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी सरकार संवेदनशील नहीं होती तो समायोजित नहीं करती। ये जो पूर्ववर्ती सरकार की जो गलतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो गलतियां हैं, उसको हम लोग समायोजन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि साथी प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभ्यर्थी से इसी से, कि आप ये बताइए कि क्या ये डिमांड जो है आपकी विष्णु देसाई की डिमांड है? विष्णु देसाई की सरकार जब से आई तब से डिमांड है, और उसके बाद जब से कोर्ट का आदेश आया है तुरंत उनको समायोजन करके वहां पर आपको ये आश्वासन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? क्या बहुत जल्दी की गई है, नियुक्तियां नहीं की गई हैं। और ठीक है, मैं बार बार चौहान साहब आपसे यही कह रहा हूं कि आप जिनके ऊपर ये तोहमत मढ़ रहे हैं वो तो चले गए ना चौहान साहब सत्ता से बाहर। अगर उन्होंने काम किया होता तो फिर आपको आने का मौका काहे मिलता? उन्होंने काम नहीं किया, ये तो अच्छा हुआ ना कि आपको आने का मौका मिला। उसी के हिसाब से तो काम कर रहे हैं ना, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, जनता को उनका काम पसंद नहीं आया, जनता ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। आपकी सरकार, आप अपनी सरकार में क्या काम कर रहे हैं? डीएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, वो सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। नीलू जी आप बोलिए, आप क्या कह रही थी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, सर तो कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तमाम जो डेलीगेट्स, जो अधिकारी हैं, उच्च लेवल पर बैठे, सीनियर लेवल पर बैठे जो लोग हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं और मिलकर भी आए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। आपके पास कौन कौन से अधिकारी आए? अब तक क्या कुछ आश्वासन दिया गया? क्या कहा गया है कि कब तक आपका काम हो जाएगा? जो तमाम जो पद खाली पड़ा, आपकी जो तमाम मांगे हैं, कब तक पूरी हो जाएगी? क्या कह रहे हैं मैम ये लोग? नहीं, ऐसा कोई अधिकारी हमारे पास ऐसा कोई चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हम खुद ही गए थे, है ना, हमें लेके गए थे। तो शिक्षा मंत्री से हम बार बार बोल रहे हैं कि मिले हैं और चर्चा की है, बस इतना ही चर्चा हुआ है। हम लोग चर्चा में रखेंगे, आपकी बात रखेंगे, हमें ध्यान है, बस इतना ही बोला है। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें निर्णय चाहिए। और अभी जो बोल रहे थे डीएड भाई के लिए कि पेज फंसा हुआ है, तो क्या मोदी जी के गारंटी में रसोईया दीदी का हम आएंगे तो 50% वृद्धि कहा था, वहां तो पेज फंसा नहीं है। मेरे लिए तो पेज फंसा नहीं है। नीलू जी, नीलू जी सुनिए तो सही, 66 रुपए में घर नहीं चल रहा है क्या पर डे? जैसे सरकार तो 66 रुपए आपको दे रही ना, 2000 रुपए महीने का दे रही है, बल्कि सरकार ये कह रही है कि हम 500 और बढ़ा देंगे, आपको 2500 रुपया दे देंगे। 2500 में घर नहीं चला पाएंगे क्या आप लोग? वो लोग तो चला लेंगे। क्यों, कैसे चलेगा सर बताइए, कैसे चलेगा बताइए? 2500 में चौहान साहब तो कह रहे हैं कि चल जाएगा। सर बता दीजिए, जो अधिकारी बैठे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका घर चलता है क्या सर 2500 में? जैसा मेरा घर चलेगा, उनका घर चलता होगा तो बताइए, इस चैनल के माध्यम से जवाब दीजिए, क्या आपका घर चल? जो न्यूनतम दैनिक मजदूरी कानून है उसके हिसाब से भी 400 रुपया पर डे का मिलना चाहिए, मतलब महीने का 12000 मिलना चाहिए। चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? मतलब 3 दिसंबर 2023 के बाद पहले 400 मिल रहा था या 200 मिल रहा था, अभी 66 रुपए हो गया। बार बार पहले कहे चले जा रहे चौहान साहब, मैं कहता रहा हूँ पहले वाले चले गए। पहले वालों ने मांग ली होती तो आज सत्ता, आज आप वाली विंडो विनय शुक्ला होते ना, आप वाली विंडो विनय शुक्ला जी होते, आप कहे होते। क्या कर रहे हैं हमारे लिए ये बताइए, आगे आपका फैसला क्या होने वाला है ये बताइए सर। आप सुन लीजिए, बार बार पिछले टाइम पर रट्टा
मेरी बात सुन लीजिए मोदी जी के ना आप घर घर जाके वोट मांगे हो, रसोईया के पास आके वोट मांगे हो कि हमारी सरकार आएंगी तो हम 50% वृद्धि कहेंगे, वो भी 3 महीने के भीतर। छत्तीसगढ़ में नया कैलेंडर छपा है क्या सर, जो अभी तक से 3 महीने नहीं हुआ है? आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? चौहान साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए चौहान साहब। देखिए हमारी बहन हमारे साथ बैठी हुई है, तो हमने बिल्कुल दिया है, आश्वासन दिया है आपको। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, हमें खत्म करना होगा। चौहान साहब, आश्वासन से नहीं होगा, समाधान निकालिए। और मूल सवाल यही है चौहान साहब, 66 रुपए में आप भी अपना घर नहीं चला पाएंगे, हम भी नहीं चला पाएंगे, तो हम उनसे उम्मीद कैसे करें कि 66 में वो घर चला लेंगे? और आप जो 500 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब 2500 रुपए करने की बात कर रहे हैं ना, 2500 में भी घर नहीं चलता चौहान साहब, ये बात तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। और अगर न्यूनतम दैनिक कानून ये कहता है कि 400 रुपए किसी भी मजदूर को मिलना चाहिए, और मनरेगा के तहत भी आप मनरेगा मजदूरों को देते हैं, तो फिर रसोइयों को देने में क्या दिक्कत है? क्या 2500 में कोई मेड आपके घर में आके खाना बना देगी क्या? चौहान साहब, इस पर विचार करिएगा, सिर्फ आश्वासन मत दीजिए, समाधान करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।